लोगों को तब जाकर एहसास हुआ कि फर्श की कांच पहले ही दरक चुकी थी। किस्मत से उस दिन कुछ बड़ा नहीं हुआ। एलिस ने सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। उसी दिन के बाद से टियानजिंग रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो फिर कभी आम लोगों के लिए नहीं खुला। लेकिन एलिस ने कहा, भले ही उस दिन मौत की योजना विफल हो गई हो, पर मौत अपने नियमों से कभी नहीं डिगती। उस हादसे के बाद जितने लोग बचे थे या उनके परिवार वाले, सब धीरे धीरे अलग अलग हादसों में मारे गए। पॉल भी उनमें से एक था। एलिस ने इन सबका लेखा जोखा एक नोटबुक में लिखा, जिसमें मौत के आने की निशानियां और संकेत दर्ज थे। फैनी को पहले तो लगा कि दादी शायद पागल हो चुकी है, लेकिन एलिस ने बताया वो बरसों से मौत से लड़ रही है और अब जाकर उसे कैंसर हो गया है। शायद यही मौत का नया तरीका है। उसी वक्त से फैनी के सपने भी शुरू हुए थे। एलिस को एहसास था कि उसका समय अब कम है। वो चाहती थी कि ये नोटबुक फैनी के पास रहे ताकि उसका खून और उसकी अगली पीढ़ी बच सके। पर फैनी जाने पर अड़ी थी। एलिस ने उसे बाहर रोका। बाहर धुंध फैली हुई थी और दूर कहीं टकराती बर्तन थाली की आवाजें आ रही थी। एलिस समझ गई मौत यहीं कहीं है। दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू किया और उसने फैसला ले लिया। वो बाहर आई, नोटबुक फैनी को दी और कहा, एक कदम पीछे हटो, अब मैं तुम्हें मौत के आने का सबूत दिखाऊंगी। कुछ सेकंडों में ही घटनाओं की एक चेन शुरू हुई और एक लोहे की दिशा सूचक पिन एलिस के शरीर में धंस गई और उसकी वहीं मौत हो गई। एलिस की अंत्येष्टि के दिन फैनी ने अफसोस जताया, काश उसने मामा की बात मान ली होती तो ये सब न होता। फिर उसने एलिस की अंतिम बात बताई, जिसे सुनकर मामा भी चुप हो गए। उस दिन एलिस के सारे परिजन आए थे, यहाँ तक कि कई सालों से गायब रही लिंडा भी लौट आई। लेकिन फैनी अपनी माँ की बेरुखी को माफ नहीं कर पाई और वहाँ से चली गई। लिंडा के लौटने की खुशी में मामा ने एक स्वागत पार्टी रखी। किसी ने एलिस की आखिरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था, मौत पहले ही वहाँ पहुंच चुकी थी। मामा का सबसे छोटा बेटा बाबी बर्फ का एक ट्रे भर रहा था। गलती से एक गिलास टूट गया और उसके टुकड़े इधर उधर बिखर गए। उसकी बहन जूलिया ने घूर कर देखा तो बाबी जल्दी जल्दी सफाई करने लगा, लेकिन उसे पता नहीं चला कि एक शीशे का टुकड़ा बर्फ वाले ट्रे में चला गया। बर्फ को गिलासों में भरा गया और उस टूटे टुकड़े के साथ ही सभी लोगों को पेय परोसा गया। सबने जाम उठाकर लिंडा का स्वागत किया। जूलिया ने पहला घूंट लिया और खांसने लगी। उसे लगा कि ड्रिंक खराब है तो उसने वो सीधे गमले में उड़ेल दी। उधर फैनी अपने घर में बैठकर एलिस की नोटबुक पढ़ रही थी। पहले पन्ने पर वही पुराना सिक्का चिपका था। उसके अंदर मौत से जुड़े इशारों की पूरी लिस्ट थी। फैनी का मन बेचैन हो उठा। बाहर हवा में झूलते विंड चाइम की हल्की सी आवाज तक उसे डराने लगी। अचानक बुक शेल्फ से एक फैमिली फोटो नीचे गिर गई और उसका शीशा टूटकर फैनी के सामने गिरा। उसे लगा जैसे कुछ बुला रहा हो। वो एकदम से उठी, गाड़ी ली और मामा के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में न तो फोन लग रहा था, न ही मन शांत था। हर चेतावनी बोर्ड मानो कोई अनहोनी बता रहा था। जैसे ही वो मामा के घर पहुंची तब तक देर हो चुकी थी। मार्टी ने ड्रिंक का गिलास सोफे की बांह पर रखा ही था कि फैनी के पहुंचते ही मामा उसकी तरफ बढ़ने लगे। इतने में बाबी खेलते खेलते टेबल से गिरा और वहां बैठे 3 लोगों ने घबराहट में खिलौनों का ढेर गिरा दिया। एक के बाद एक घटनाएं घटी। मामा के पैर एक टूटे कांच पर पड़ गए। वो पीछे हटे तो पास में रखा लॉन मॉवर चालू हो गया और मामा का चेहरा उसकी चपेट में आ गया। वो वहीं मर गए। घर में मातम पसर गया। फैनी को समझ आ गया कि यह सब यूं ही नहीं हुआ। उसने नोटबुक में लिखी बातें सबको दिखाई और कहा, मौत एक के बाद एक लोगों को ले जाती है। पहले मामा का घर, फिर हमारा नंबर आएगा। मार्टी और मामी तो एलिस के खून से नहीं है, इसलिए उनका नाम लिस्ट में नहीं होगा। सबसे ज्यादा खतरा मामा के बड़े बेटे एरिक को है, पर कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सबको लगा कि वो पागल हो चुका।